अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोलॉजी। ठीक है, बेसिक टर्म्स इसमें हम देखेंगे। देन वी विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1 ऑफ योर पैथो। सो पैथोलॉजी इज़ द रिवर्स ऑफ फिजियोलॉजी। ठीक है, व्हाट इज़ फिजियोलॉजी? फिजियोलॉजी हम कहते हैं द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी इज़ नॉन एज फिजियोलॉजी, और उसका बिल्कुल जो रिवर्स है यानी कि एब नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी इन केस ऑफ एनी डिजीज़, तो दैट इज़ नॉन एज पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में दो टर्म्स हम देखेंगे, एटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस। व्हाट इज़ एटियोलॉजी? एटियोलॉजी का मतलब है ओरिजिन ऑफ द डिज़ीज़ या फिर कॉज ऑफ द डिज़ीज़। ठीक है, बेसिकली क्या रीज़न थी उस डिज़ीज़ की, वो क्यों हुई। एंड पैथोजेनेसिस जो है इसमें पूरा मैकेनिज़्म आता है कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि डिज़ीज़ की प्रोग्रेशन कराते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1। इसमें आपके पास जो है वो बेसिकली हम तीन चीज़ें पढ़ने लगे हैं, सेलुलर अडेप्टेशंस, ठीक है, और सेलुलर इंजरी एंड सेल डेथ। सो सेलुलर अडेप्टेशंस, ठीक है, जब भी किसी सेल को इंजरी होगी तो उसके रिजल्ट में वो किस तरह से अडेप्ट करेगा। ठीक है, सो इसमें बेसिकली अडेप्टेशंस के जो जो मैकेनिज़म्स हैं, वी हैव द हाइपरट्रॉफी। ठीक है, हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है कि सेल का जो साइज़ है वो बढ़ जाता है। ठीक है, एक एक को हम अभी डिटेल में देखेंगे। हाइपरप्लेजिया का मतलब होता है कि सेल का नंबर बढ़ रहा है। ठीक है, देन मेटाप्लेजिया जिसमें एपिथेलियम चेंज हो जाती है, डिस्प्लेजिया जिसमें कैंसरस सिचुएशन बनना शुरू हो जाती है, फिर एप्लेजिया हमारे पास, ठीक है, जिसमें प्रोडक्शन रुक जाती है सेल्स की, और हाइपोप्लेजिया जिसमें कम प्रोडक्शन होती है। ये सेलुलर अडेप्टेशंस के सारे प्रोसेसेस हैं। फिर सेलुलर इंजरी में हम देखेंगे कि सेलुलर इंजरी किस किस वजह से होती है, व्हाट आर द कॉजेज़, व्हाट आर द एजेंट्स, और इंजरी की टाइप्स कौन कौन सी हैं, रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है। अगर रिवर्सिबल होगी तो उसमें क्या अडेप्टेशन होगी, और अगर इरिवर्सिबल होगी तो किस तरह से सेल की डेथ भी हो सकती है। सो सेल डेथ में वी हैव अपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। ठीक है, सो सेलुलर अडेप्टेशंस आज का बेसिकली हमारा टॉपिक है। ठीक है, जिसको हम स्टार्ट करते हैं, एक एक टर्म करेंगे और उसके आगे से कॉजेज़ और जो भी बातें रॉबिन्स में हैं वो हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द हाइपरट्रॉफी। ठीक है, हाइपरट्रॉफी से हम शुरू करेंगे। सो हाइपरट्रॉफी मैंने आपको बताया, हाइपरट्रॉफी का मतलब है कि एक जो सेल है उसका साइज़ इंक्रीज़ होना। ठीक है, नंबर इंक्रीज़ करने को हम हाइपरप्लेजिया कहते हैं। तो हाइपरट्रॉफी जो आपके पास हो रही है कि दो इसमें आगे से इसकी टाइप्स आ सकती हैं। ये आपका फिजियोलॉजिक भी हो सकती है। फिजियोलॉजिक मींस नॉर्मल फंक्शनिंग है, उसी में सेल का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, और पैथोलॉजिक का मतलब है किसी डिज़ीज़ की वजह से जो है वो अगर साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है तो दैट विल बी टर्म्ड एज पैथोलॉजिक। अब फिजियोलॉजिक जो है इसके अंदर एग्जांपल आती है आपके पास जब यूट्रस का साइज़ इंक्रीज़ होता है। ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूट्रस का साइज़ इंक्रीज़ होता है। वैसे इसमें हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया दोनों होते हैं। ठीक है, बट स्टिल हाइपरट्रॉफी की एग्जांपल में भी क्या आएगी। पैथोलॉजिक जो है यानी डिजीज़ स्टेट में इन्लार्जमेंट कहाँ पे होती है, इसकी बेस्ट एग्जांपल है आपके पास कार्डिक इन्लार्जमेंट। ठीक है, हार्ट का जो मसल है वो बेसिकली जो मसल मास की इन्लार्जमेंट होती है वो ड्यू टू हाइपरटेंशन, ठीक है, या फिर एओर्टिक वाल्व की कोई डिज़ीज़ होती है तो उसमें जैसे जो हार्ट का मसल मास है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, जो साइज़ है उनका सेल्स का वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, तो दिस इज़ नॉन एज पैथोलॉजिक हाइपरट्रॉफी। ठीक है, तो ये आपके दो टाइप्स आ जाएंगी। अब रॉबिन्स ने एक और बात ये लिखी है कि जब कार्डिक हाइपरट्रॉफी बेसिकली होती है ना हमारे पास, तो इसमें दो किस्म के आपके पास जो है वो ट्रिगर्स होते हैं। ट्रिगर का मतलब है स्टिमुलस। ठीक है, कि कोई भी चीज़ जो एक प्रोसेस को स्टिमुलेट करती है उसको हम कहते हैं ना ट्रिगर है। ठीक है, जो बेसिकली उसको स्टार्ट करवाती है, इनिशिएट कराती है। तो कार्डिक हाइपरट्रॉफी में दो किस्म के ट्रिगर्स होते हैं हमारे पास। एक हमारे पास मैकेनिकल ट्रिगर्स होते हैं, एक हमारे पास ट्रॉपिक ट्रिगर्स होते हैं। अब मैकेनिकल का क्या मतलब है? मैकेनिकल ट्रिगर का मतलब है स्ट्रेच। ठीक है, यानी कि अगर स्ट्रेच की वजह से स्टिमुलेशन होती है एंड अल्टीमेटली कार्डिक सेल्स जो हैं उनका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, तो ये कार्डिक हाइपरट्रॉफी की मैकेनिकल स्टिमुलेशन होगी। ठीक है, ट्रॉपिक आपके पास जो है होती है, ट्रॉपिक ट्रिगर्स में आ जाते हैं डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर्स हैं। ठीक है, या फिर आपके पास जो है वो हार्मोन्स आ जाते हैं। ठीक है, अब एक और बात ये है कि हमें पता है कि हाइपरट्रॉफी होती क्यों क्यों, ये भी आपने बात याद रखनी कि जो हाइपरट्रॉफी है वो होती किस तरह है, कि सेल का जो साइज़ है वो क्यों बढ़ता है, क्योंकि जो जीन एक्टिवेशन है सेल के अंदर, ठीक है, जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, जो ऑर्गेनेलिज बन रही हैं, वो बेसिकली सारा कुछ ये प्रोसेस जो है वो हो रहा होता है, एक्टिवली हो रहा होता है। जीन की एक्टिवेशन ज़्यादा हो रही है सेल्स के अंदर, प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, ऑर्गेनेलिज बन रही हैं, जिसकी वजह से सेल का साइज़ इंक्रीज़ होना है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों ने साथ साथ बनना होता है, लेकिन ज़ाहिर बात है हर चीज़ की एक लिमिट होती है। तो हाइपरट्रॉफी भी आपके पास एक मैक्सिमम हद तक ही सेल का साइज़ बड़ा हो सकता है। ठीक है, एक मैक्सिमम हद तक ही, हम जिस तरह कार्डिक हाइपरट्रॉफी में कह रहे हैं कि मायोफिलामेंट्स हैं
उनका साइज़ बड़ा हो रहा है, तो एक उनकी लिमिट है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उस लिमिट के बाद वो उनका साइज़ बड़ा नहीं हो सकता, तो तब क्या होगी, डीजनरेशन शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम हाइपरट्रॉफी का लेवल अटेन करने के बाद सेलुलर डीजनरेशन शुरू हो जाती है, कि उसके बाद वो बड़ा नहीं होगा बल्कि वो डीजनरेट करना शुरू हो जाएगा। अब डीजनरेशन में आपके पास दो चीज़ें आ जाती हैं, एक आ जाती है फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, या तो सेल की फ्रेगमेंटेशन शुरू हो जाएगी या फिर लॉस ऑफ मायोफिब्रिल्स। ये बेसिकली दोनों जो प्रोसेसेस हैं ये इसके अंदर होते हैं, ठीक है, कि मायोफिब्रिल्स भी काम होना शुरू हो जाएंगे, फ्रेगमेंटेशन शुरू हो जाएगी। अगर हाइपरट्रॉफी, जिस तरह कार्डिक हम मसल की बात कर रहे हैं, ठीक है, उस पर बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, सेल्स इंक्रीज़ कर रहे हैं साइज़ में, जितना इंक्रीज़ कर सकते थे उतना कर लिया है, उसके बाद वो नहीं कर सकते, तो देन उनकी डिजनरेशन शुरू हो जाएगी, फ्रेगमेंटेशन है, मायोफिब्रिल्स का लॉस हो जाएगा और अल्टीमेटली वो उसके बाद हाइपरट्रॉफी नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी सेलुलर इंजरी में जो अडेप्टेशन हो रही है वो जितनी लिमिट तक है उतनी ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि वो डीजनरेशन शुरू हो जाएगी और अल्टीमेटली वो फिर इंजरी को कोप अप नहीं कर सकेगी, ठीक। दिस इज़ ऑल अबाउट हाइपरट्रॉफी, जो कि आपके रॉबिन्स में जितना गिवन था हाइपरट्रॉफी के बारे में वो इतना ही था। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हाइपरप्लेजिया। सो हाइपरप्लेजिया इज़ बेसिकली इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। अच्छा, हाइपरप्लेजिया हम शुरू करते हैं। हाइपरप्लेजिया मैंने आपको कहा सेल्स का नंबर इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। अब हाइपरट्रॉफी की तरह जो हाइपरप्लेजिया है वो भी दो टाइप्स का है, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमें कैसे पता चलेगा किन सेल्स के अंदर हाइपरट्रॉफी होगी और किन सेल्स के अंदर हाइपरप्लेजिया होगा। अब ये एक ऑब्वियस सी बात है, जो आपके परमानेंट टिश्यूज़ हैं, यानी परमानेंट टिश्यूज़ का मतलब है जैसे आपके नर्व सेल्स हैं, ठीक है, आपके जो स्केलेटल मसल्स हैं, कार्डिक मसल्स हैं, विच डू नॉट हैव द एबिलिटी टू रीजनरेट, ठीक है, जो रीजनरेट नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली वो फिर रेप्लिकेट करके नए सेल्स नहीं बनाएंगे, वो हाइपरप्लेजिया नहीं कर सकते, वो हाइपरट्रॉफी को प्रेफर करेंगे, ठीक है। और हाइपरप्लेजिया वो कर सकते हैं जिनमें रीजनरेशन की एबिलिटी प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिस तरह हम स्किन के सेल्स की बात करते हैं, या आपके अभी मैं एग्जांपल बताऊंगी लिवर में, ठीक है, कि लिवर का अगर टिश्यू निकाल लिया जाए तो बाकी जो स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो रीजनरेट करके दोबारा उसको रिकवर कर देते हैं, ठीक। तो आपने ये याद रखना है, जो जिनमें भी आपके पास स्टेम सेल्स प्रेजेंट हैं जो कि रेप्लिकेट कर सकते हैं उनमें हाइपरप्लेजिया होगा, अदरवाइज हाइपरट्रॉफी होगी, ठीक। अच्छा, हाइपरप्लेजिया मैंने आपको बताया कि ये भी दो किस्म का हो सकता है, ठीक है। फिजियोलॉजिक हाइपरप्लेजिया भी हो सकता है हमारे पास, या फिर पैथोलॉजिक हाइपरप्लेजिया भी हो सकता है। अब फिजियोलॉजिक जो है वो वही नॉर्मल फंक्शनिंग में जो हो रहा है, पैथोलॉजिक मीन्स कोई डिजीज़ के रिजल्ट में हो रहा है। फिजियोलॉजिक में भी आगे से दो आ जाती हैं आपके पास कैटेगरीज, वन इज़ हार्मोनल एंड नेक्स्ट इज़ कंपनसेटरी, ठीक है। ओके जी। तो हार्मोनल एंड कंपनसेटरी, ये दो मैंने आपको टाइप्स बताई हैं फिजियोलॉजिक हाइपरप्लेजिया में, ठीक है। अब हार्मोनल की एग्जांपल में आपके पास आ जाती है कि ब्रेस्ट के अंदर जो ग्लैंडुलर प्रोलिफरेशन होती है, ठीक है, एपिथेलियल की प्रोलिफरेशन हो रही है और जो आपके पास डिफरेंट ग्लैंड्स का नंबर इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू बढ़ रहा है, तो ये सारी जो आपके पास है ये फिजियोलॉजिक हाइपरप्लेजिया में आ जाता है, ठीक है। तो इसमें ब्रेस्ट इज़ अ गुड एग्जांपल। नेक्स्ट आपके पास है कंपनसेटरी। तो कंपनसेटरी जो हाइपरप्लेजिया है वो उसमें लिवर की एग्जांपल, जिस तरह मैंने आपको बताया कि लिवर टिश्यू अगर थोड़ा सा निकाल लिया जाए फॉर एग्जांपल फॉर द पर्पस ऑफ बायोप्सी और समथिंग, तो उसमें क्या होता है कि जो बाकी जो उसके अंदर स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं विच हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट या रीजनरेट, तो वो रीजनरेट करके बाकी उस मास को रिकवर कर लेते हैं, ठीक है, जो हमने निकाला होता है। तो दिस इज़ नॉन एज कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया, कि कंपनसेशन के तौर पे नंबर इंक्रीज़ कर रहा है। नेक्स्ट है पैथोलॉजिक हाइपरप्लेजिया। पैथोलॉजिक जो है ये आपके पास किसी वोंड हीलिंग में हो सकता है, ठीक है, या फिर वायरल इन्फेक्शंस में। वायरल इन्फेक्शंस की वजह से आपका अगर कहीं भी सेल्स का नंबर इंक्रीज़ कर रहा है तो दैट विल बी इन पैथोलॉजिक हाइपरप्लेजिया, ठीक है। अब हाइपरप्लेजिया के बारे में कुछ और बातें हैं। अच्छा, पैथोलॉजिक हाइपरप्लेजिया के बारे में एक बात ये बता दूं कि जो पैथोलॉजिक हाइपरप्लेजिया है इट कैन लीड टू डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया क्या चीज़ होती है? डिस्प्लेजिया का मतलब है कैंसरस सिचुएशन। हाइपरप्लेजिया हमने कहा कि सेल्स का नंबर बढ़ रहा है, बट कैंसरस सिचुएशन हमें पता है क्या होती है कि अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ सेल्स, ठीक है। हाइपरप्लेजिया हो रहा है विद इन द कंट्रोल, विद इन द लिमिट, सेल की जो ग्रोथ है, बेसिकली सेल नंबर है वो विद इन द कंट्रोल इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो कंट्रोल से बाहर हो जाएगा तो उसको हम डिस्प्लेजिया का टर्म देते हैं और डिस्प्लेजिया से आगे फिर वो कैंसरस सिचुएशन अराइज हो जाएगी, ठीक है। तो हाइपरप्लेजिया अगर हम कह सकते हैं कि ये डिस्प्लेजिया में प्रोग्रेस कर सकती है, ठीक है, अगर वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगी सेल्स की और अल्टीमेटली कैंसर भी हो सकता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, वो है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, जो प्रोस्टेट के अंदर
होती है वो प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क इंक्रीज़ नहीं करती। ठीक है, ये हो गया हमारे पास हाइपरप्लेजिया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट वी हैव द एट्रॉफी। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है जी एट्रॉफी। एट्रॉफी का क्या मतलब है? बिल्कुल ही सेल का मास, सेल का साइज़ कम हो जाना और नंबर भी। ओके जी, तो एट्रॉफी जो है ये बेसिकली इसके कॉजेज़ क्या हैं कि एट्रॉफी में दोनों चीज़ें हो जाती हैं, सेल नंबर भी कम हो जाता है और सेल का साइज़ भी कम होना शुरू हो जाता है। बेसिकली किसी ऑर्गन की श्रिंकेज फॉर एग्जांपल होती है तो उसको हम एट्रॉफी का टर्म देते हैं। इसमें आपके पास क्या क्या कॉजेज़ आ सकते हैं? या तो हार्मोनल स्टिमुलेशन नहीं हो रही, ठीक है, या फिर ब्लड सप्लाई कम मिल रही है, या डिसयूज़ है, तो उसकी वजह से आपका ऑर्गन साइज़ कम हो जाएगा। ठीक, में दो बातें हो रही हैं, साइज़ भी कम हो रहा है, नंबर ऑफ़ सेल्स भी कम हो रही हैं। अब साइज़ जो कम हो रहा है वो एक मैकेनिज़्म है, वो मैं आपको बताती हूँ। जो सेल नंबर कम हो रहा है वो बेसिकली एपोप्टोसिस की वजह से हो रहा है। ठीक है, एपोप्टोसिस क्या है? इट इज़ द प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ठीक है, कि जो भी सेल्स प्रेजेंट हैं प्रोग्राम सेल डेथ होगी और अल्टीमेटली सेल्स का नंबर कम हो जाएगा, सेल डेथ हो जाएगी। लेकिन डिक्रीज साइज़ जो है वो आपका एक मैकेनिज़्म होता है, उसको हम कहते हैं यूबीक्विटिन प्रोटियोसोम डिग्रेडेशन। ठीक है, अब ये क्या होता है? यूबीक्विटिन प्रोटियोसोम डिग्रेडेशन, ये जो आपके पास यूबीक्विटिन प्रोटियोसोम है ना, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स है जो हमारे सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स क्या करता है? ये उन प्रोटीन्स को डिग्रेड करता है जो कि हमें नहीं चाहिए होती, अननेसेसरी प्रोटीन्स को डिग्रेड करवाना इस पूरे कॉम्प्लेक्स का काम है। ठीक है, अब बेसिकली ये करता है कि इसमें यूबीक्विटिन एक प्रोटीन होती है जो कि जाके उन प्रोटीन, ये यूबीक्विटिन जाके वहाँ पे अटैच हो जाती है जिस प्रोटीन को हमने ब्रेक कराना होता है। उसके साथ जब अटैच हो जाती है तो इससे एसोसिएटेड जो प्रोटियोसोम एंजाइम होता है वो आके उस प्रोटीन की लाइसिस करा देते हैं और अल्टीमेटली उसको डिग्रेड करा देते हैं। ठीक है, तो इन्होंने इसके अंदर एग्जांपल दिए हैं जो आपके साइटोस्केलेटन के इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं। ठीक है, एक सेल है उसका हमने साइज़ डिक्रीज़ करना है तो बेसिकली उसमें प्रोटीन, हमने जब ये कहा था कि साइज़ इंक्रीज़ करना था, हाइपरट्रॉफी हम कह रहे थे प्रोटीन सिंथेसिस होती है। अब अगर साइज़ कम करना है तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करानी, प्रोटीन डिग्रेडेशन करानी है। तो प्रोटीन डिग्रेडेशन है आपका जो साइटोस्केलेटन है उसके अंदर हमें पता है 3 किस्म के फिलामेंट्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। सो आपके पास जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, जो सेल के अंदर आपका जो साइटोस्केलेटन है उसमें इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, उसके साथ जाके यूबीक्विटिन प्रोटीन जो है वो, फॉर एग्जांपल दिस इज़ यूबीक्विटिन प्रोटीन उसके साथ जाके अटैच हो जाती है। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि प्रोटियोसोम एंजाइम है वो आता है और वो अल्टीमेटली इसको रिकॉग्नाइज करके इस प्रोटीन को ब्रेक डाउन करा देता है। ठीक है, अच्छा जी, और बाकी सेलुलर कंपोनेंट्स, ये तो होगी साइटोस्केलेटन की डिग्रेडेशन। ठीक है, और बाकी जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनकी जो डिग्रेडेशन है वो होती है थ्रू ऑटोफैगी। ठीक है, ऑटोफैगी सेल फीडिंग को कहते हैं, तो इसमें फैगिक वैक्यूल्स बेसिकली बनते हैं। अच्छा, बाकी जो सेलुलर कंपोनेंट्स की डिग्रेडेशन होती है दैट अकर्स थ्रू ऑटोफैगी। इसमें क्या होता है? ऑटोफैगी वैक्यूल्स बनते हैं, लाइसोसोम्स के साथ कंबाइन करते हैं और अल्टीमेटली लाइसोसोम अपने एंजाइम रिलीज़ करते हैं जो सेलुलर कंपोनेंट्स को ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास एट्रॉफी के अंदर। साइज़ कम हुआ था यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम डिग्रेडेशन से और ऑटोफैगिक वैक्यूल्स के ज़रिए, और नंबर कम हुआ था एपोप्टोसिस। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम आ जाते हैं, ये हो गया हमारे पास एट्रॉफी। नेक्स्ट आ जाते हैं मेटाप्लेजिया के ऊपर। ठीक है, अब मेटाप्लेजिया का मतलब ये है कि आपके पास जो एपिथेलियम है ख़ास जगह पे वो एक स्पेसिफिक है जो अपना वो फंक्शन परफॉर्म कर रही है, किसी भी पैथोलॉजिक सिचुएशन की वजह से अगर वो एपिथेलियम चेंज हो जाती है। ठीक है, तो दिस इज़ नॉन एज मेटाप्लेजिया। अब ये क्या होता है कि कोई भी किसी स्ट्रेस के रिजल्ट में ऑब्वियसली, ठीक है, जो एपिथेलियम चेंज हो रही है, इसमें एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले एक एग्जांपल है, दिस इज़ नॉन एज बैरेट एसोफेगस। ठीक है, बैरेट एसोफेगस जो है ये, इसमें क्या होता है कि एसोफेगस की नॉर्मल एपिथेलियम हमें पता है स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये बेसिकली बैरेट एसोफेगस के अंदर जो एसिड रिफ्लक्स होता है, ठीक है, स्टमक से वापस जो आपका गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर है अगर वो सही काम नहीं कर रहा, उसके नतीजे में आपके पास क्या होता है कि जो स्टमक का एसिडिक कंटेंट है वो एसोफेगस में वापस आ जाता है, उसकी वजह से ये कंडीशन होती है। ठीक है, कि जो एपिथेलियम है स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस कैरेटिनाइज्ड होती है, नॉन कैरेटिनाइज्ड वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू नॉन सीलिएटेड कॉलमनर सेल्स। ठीक है, कॉलमनर एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाती है। इसके अलावा जो है वो अगर इसका हम ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, ये जो आपके पास सिचुएशन है मेटाप्लेजिया की, ये रिवर्सिबल होती है। ज़रूरी नहीं कि जो एपिथेलियम है वो आपके पास परसिस्टेंटली ही चेंज हो गई है। ठीक है, वो रिवर्सिबल हो सकती है अगर हम गैस्ट्रोएसोफेजियल जो मेन आपकी डिजीज़ है जो एपिथेलियम चेंज करा रही थी उसको अगर हम ट्रीट कर दें तो एपिथेलियम वापस से अपनी कन्वर्ट हो सकती है। लेकिन अगर परसिस्टेंट स्ट्रेस होगा, यानी परसिस्टेंट हम उसको ट्रीट भी नहीं करें, ठीक है, रिफ्लेक्स डिजीज़ को हम ट्रीट भी नहीं करें, तो उसके नतीजे में जो बैरेट एसोफेगस है इट कैन लीड टू एडिनोकार्सिनोमा। ठीक है, यानी ये कैंसरस सिचुएशन भी
बन सकती है अगर हम इसको ट्रीट नहीं करेंगे। फिर आपके पास ये है कि एक और कॉज है विटामिन ए डेफिशिएंसी। अब आपने पढ़ा होगा कि विटामिन ए के जो फंक्शंस होते हैं उसमें एक एपिथेलियल सेल्स को मेंटेन करना, ठीक है, वो भी ज़रूरी होता है। तो अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है, फॉर एग्जांपल कंजक्टिवा की जो स्क्वेमस नॉर्मल लाइनिंग होती है, ठीक है, अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो आपकी कंजक्टिवा की एपिथेलियम स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज्ड हो जाती है। उस कंडीशन को केराटोमलेशिया कहते हैं, ठीक है। दिस कंडीशन इज़ नॉन एज केराटोमलेशिया, जिसमें आपकी कंजक्टिवा की एपिथेलियम चेंज हो जाती है एंड इट कैन नॉट परफॉर्म इट्स नॉर्मल फंक्शन। नेक्स्ट आपके पास एक और एग्जांपल है इसके अंदर, मेसेनकाइमल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब जो कनेक्टिव टिश्यू की अगर मैं मेटाप्लेजिया की बात करूँ तो उसमें एक एग्जांपल है आपके पास, दैट इज़ नॉन एज मायोसिटाइटिस ऑसिफिकेंस। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जब भी फॉर एग्जांपल कोई ट्रॉमा है, ठीक है, उसके बाद अगर बोन हीलिंग करनी है तो उसमें आपको होता है कि डिफरेंट फाइब्रोब्लास्ट वगैरह आते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि आके बोन में कन्वर्ट हो जाता है और बोन की रीमॉडलिंग में हेल्प करता है। तो ये आपके पास इसके एग्जांपल है, ठीक है। ये हो गया मेटाप्लेजिया। नेक्स्ट जनाब आ जाते हैं हम डिस्प्लेजिया के ऊपर। ओके, सो डिस्प्लेजिया इज़ बेसिकली द डिसऑर्डर्ड सेलुलर ग्रोथ, ठीक है। जिस तरह हाइपरप्लेजिया से याद रखेंगे, हाइपरप्लेजिया आपको कहा था कि एक नॉर्मल ग्रोथ है, कंट्रोल में है, ठीक है। डिस्प्लेजिया का क्या मतलब है कि अगर वो कंट्रोल में नहीं रहती, अनकंट्रोल प्रोडक्शन, यानी कि वो प्री कैंसरस सिचुएशन अपीयर हो जाती है, तो दिस इज़ नॉन एज डिस्प्लेजिया। इसके अंदर एक एग्जांपल है कि आपके जो सर्विक्स के अंदर, ठीक है, एपिथेलियल नियोप्लेजिया होता है, उसकी वजह से वो बेसिकली डिस्प्लेजिया होता है, ठीक है। उसमें सर्वाइकल कैंसर भी हो सकता है। और आपके पास ये भी हो सकता है कि अगर कोई हाइपरप्लेजिया, पैथोलॉजिक हाइपरप्लेजिया की लॉन्ग लास्टिंग सिचुएशन है, फॉर एग्जांपल वायरल इन्फेक्शन आपको बताया था परसिस्टेंट हैं, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट दे रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और इसके अलावा ये भी आपके पास रिवर्सिबल ही है अगर स्ट्रेस को जो है रिमूव कर दिया जाए, अदरवाइज़ क्या होगा कि ये रिवर्सिबल हो जाएगी। फिर आपके पास है एप्लेजिया एंड हाइपोप्लेजिया, ये दो टर्म्स रह गए हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, इनको हम कर लेते हैं। एप्लेजिया क्या होता है? एप्लेजिया का मतलब है आपके पास के जो सेल प्रोडक्शन है वो हो ही नहीं रही। ए का मतलब है ना बिल्कुल हो ही नहीं रही, तो एप्लेजिया सेल प्रोडक्शन हो ही नहीं रही। इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। इसके एग्जांपल है यूनिलेटरल रीनल एजेनेसिस, ठीक है। किडनी की डेवलपमेंट में ये होती है आपके पास कि जब रीनल टिश्यू इतना प्रेजेंट नहीं होता तो एक साइड पे किडनी प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होता, प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करता, तो उसको हम एप्लेजिया कहते हैं, ठीक है। तो ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के नतीजे, ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है यूनिलेटरल रीनल एजेनेसिस, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास आखिरी टर्म रह गई है सेलुलर अडेप्टेशन में, एंड दैट इज़ हाइपोप्लेजिया। हाइपोप्लेजिया का ये मतलब है कि सेल प्रोडक्शन कम होगी। हाइपो मीन्स लेस, हाइपर मीन्स ज़्यादा। सो हाइपो में क्या हो रहा है, सेल प्रोडक्शन कम हो गई है, जिसकी वजह से ऑर्गन का साइज़ छोटा हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपके पास एक बहुत अच्छी एग्जांपल है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम के अंदर जो है वो ओवरीज स्ट्रीक हो जाती हैं। क्यों? ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ही है। इसमें ये होता है कि जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, ठीक है, ड्यूरिंग डेवलपमेंट अपीयर होते हैं, वो नहीं माइग्रेट प्रॉपर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो ओवरीज हैं वो डेवलप नहीं होती, तो हाइपोप्लास्टिक ओवरीज बन जाती हैं, ठीक है। तो ये आपके पास हाइपोप्लेजिया के एग्जांपल में आ जाएगा। सबके बस आपने मेन एग्जांपल जो है वो याद रखनी है, और इन सब टर्म्स का मतलब क्या है, दीज आर द बेसिक टर्म्स, ठीक है। और नेक्स्ट जो आगे इंजरी है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।